नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपनी यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की चर्चा की। अब उसी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आधार पर हम ऐसे फेजेस की चर्चा करेंगे जो कि यह बतलाएंगे कि विभिन्न युगों के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी तथा भारत के किस स्थल रूप का निर्माण हुआ। हमारे लिए इसकी जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत की पूरी भूगर्भिक संरचना के निर्माण के दौरान इन्हीं घटनाओं का जिक्र बार बार आएगा। तो एक संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये द फेजेस ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, यानी अर्थ हिस्ट्री के वे कौन कौन से फेज रहे हैं, स्टेज रहे हैं जो मदद किए हैं, दैट हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड मास ऑफ इंडिया। जो भारत की वर्तमान भूआकृति है, भारत का जो वर्तमान स्थल रूप है, उसमें पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी के इतिहास से या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं, स्टेजेस हैं जो भारत के वर्तमान स्थल रूप के निर्माण में मदद किए हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। इसमें कुल मुख्यतः हम 9 स्टेजों को पढ़ेंगे और विभिन्न स्टेजों में देखेंगे किस प्रकार से स्थल रूप के भारत के किस भूभाग की उत्पत्ति हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेज से। फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर कुछ स्टेजेस लिखे गए हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ये कुल 9 स्टेज हैं जो भारत के स्थल रूपों से संबंधित विभिन्न युगों के बारे में बताएंगे, अर्थात किस किस युग में भारत के किस किस स्थल रूप का निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में हम पहले स्टेज की बात करते हैं। तो पहला स्टेज जो है प्रारंभिक कल्प या प्रारंभिक महाकल्प से संबंधित है और इस महाकल्प का नाम था प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। अब ये प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी का स्थल रूप धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा था। अब ठंडा होने के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। तो ये संपूर्ण पृथ्वी के संबंध में भूपृष्ठ का निर्माण हुआ, साथ ही साथ भारत के भी भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। भूपृष्ठ का निर्माण कैसे हुआ? शीतलन के कारण। कूलिंग के कारण किसका निर्माण हुआ? भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। अब जब भूपृष्ठ का निर्माण हो गया, चट्टानें ठंडी हो गई थी, तो इनमें क्या आया? भूपृष्ठ का क्या हुआ? मजबूतीकरण हुआ। मजबूतीकरण। अब इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं, भारत में किसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड मास ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ्स हिस्ट्री फेजेस, फेजेस ऑफ द अर्थ हिस्ट्री दैट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड मास ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के वर्तमान स्थल रूप को बनाने में मदद की। अब मजबूतीकरण का सीधा सा उदाहरण हम कहां देखते हैं? एकदम सीधा, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत अब मजबूत कैसे है प्रायद्वीपीय भारत? क्योंकि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन नीस की प्रधानता है। नीस हो गया, ग्रेनाइट चट्टान हो गई की प्रधानता है। ये सारे कठोर चट्टान हैं। इनका निर्माण जो होता है पृथ्वी के अंदर से मैग्मा उद्गार के रूप में लावा के नाम से जब ऊपर आता है तो वह ठंडा हो जाता है। फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब उसी आग्नेय चट्टान के ये विभिन्न रूप हैं जो कि काफ़ी कठोर होते हैं। ये कायांतरित हो चुके हैं ग्रेनाइट नीस में। तो ये सब
चट्टानें पाई जाती हैं तो कहा जाता है क्या है, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो मजबूत स्थिति में है। अच्छा, इसकी एक व्याख्या और करता है भूकंप, क्योंकि भूकंप आए दिन कहीं ना कहीं भारत या आसपास पड़ोसी देशों में आता रहता है, लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता, क्योंकि भूकंप वहीं आता है जहाँ के भूगर्भ की चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जहाँ पे मजबूत होती हैं वहाँ पे भूकंप प्रायः नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे कोयना एवं लातूर का भूकंप हो गया, महाराष्ट्र में आया था, जिन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। फिर भी हम यह मान सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो मजबूत हैं और स्थिर हैं। तो ये तो हमारे फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। अब जब प्रायद्वीपीय भारत में हम कठोर चट्टानों की बात कर लिए तो एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, और वह संबंधित थी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत अरावली पर्वत के निर्माण से संबंधित थी। अर्थात अरावली पर्वत की उत्पत्ति हो गई फर्स्ट स्टेज प्रीकैम्बियन महाकल्प के दौरान। प्रीकैम्बियन महाकल्प में हम आर्कियोजोइक एवं प्रोटोलियोजोइक एरा को हम शामिल करते हैं, और दोनों को मिलाकर के इयॉन्स की संज्ञा दी जाती है, और दोनों को हम प्रीकैम्बियन महाकल्प भी कहते हैं। जीवन की शुरुआत इसके अंत से प्रारंभ हो जाती है। अरावली पर्वत कहा जाता है यह प्राचीन वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, जो कि अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। निश्चित रूप से अब जब इसकी उत्पत्ति इतने करोड़ों वर्ष, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले हो चुकी है, तो क्या अब तक ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगी? नहीं। जो प्रक्रम होते हैं, नदी, वायु, हिमानी, सागरी तरंगे, ये सब क्या करती हैं, ये स्थल रूपों का अपक्षय एवं अपरदन कर देती हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी हुई है, तो इसलिए अब यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। तो आइए बात करते हैं अब सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज इस प्रकार, अब जब विभिन्न प्रकार के पर्वतीकरण के कारण प्रीकैम्बियन महाकल्प में असमानताओं का जन्म हुआ या विषमताओं का जन्म हुआ, तो प्रोसेस जो प्रक्रम थे वो कार्य करना प्रारंभ कर दिए। अब प्रोसेस का काम क्या होता है कि वो किसी भी स्थल रूप को समतल कर दे। तो जो विषमताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया सेकंड स्टेज में। तो नोट करिए, विषमताओं का समतलीकरण हुआ, विषमताओं का प्रथम समतलीकरण हुआ। अब अरावली पर्वत की उत्पत्ति हो चुकी थी, अब वह एक पर्वत के रूप में थी, तो निश्चित रूप से जहां पे समान धरातल है वहीं भी एक ऊंचा पर्वत, फिर गहरी खाई, ये स्थल रूप की विषमता है। अब पर्वत कट रहा है, खाई में उसके अवसाद जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विषमताओं का समतलीकरण हो रहा है, समतलीकरण हो रहा है। तो समतलीकरण तथा धारवाड़ बोलते हैं। धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक राज्य का, जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे पहले पाई गई, तो उसके नाम, उस जिले के नाम पर ही उस चट्टान का नाम क्या कर दिया गया, धारवाड़ वर्ग की बिजावर सीरीज। हमने पढ़ा है भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको समूहों में बांटा है, समूहों के बाद हमने सीरीजों में बांटा है, सीरीजों के बाद समूहों को हमने सिस्टम में बांटा है, सिस्टम के बाद हमने सीरीज में बांटा है। तो पहले समूह, क्रम, फिर उपक्रम। तो ये बिजावर क्या है, ये उपक्रम है, और ये क्या है, क्रम है। किस आर्कियन समूह का, धारवाड़ क्रम और बिजावर उपक्रम सीरीज। तो धारवाड़ वर्ग बिजावर समूह अवसादों का वलन हुआ, वलन हुआ। इसके बाद मिश्रित अवसादी शिलाओं का निर्माण। तो अवसादी चट्टान का निर्माण कब हुआ, धारवाड़ क्रम में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी चट्टानें हैं उनमें जो मौलिक चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है।
अब आग्नेय चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन, साथ ही साथ उसके निक्षेपण, कई करोड़ वर्षों की प्रक्रिया के दौरान जो होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी आग्नेय चट्टानों से ही कायांतरण होकर के रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो एक दूसरे से ये संबंधित है। तो अब जब प्रीकैम्बियन महाकल्प में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो चुका था, तो उसके अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप मिश्रित अवसादी चट्टानों का निर्माण किस स्टेज में हुआ? सेकंड स्टेज में, धारावाड़ वर्ग के दौरान। चट्टानों को शिला भी बोलते हैं, मिश्रित अवसादी शिलाओं का निर्माण। अब ये तो बात हो गई सेकंड स्टेज की। तो क्या हमने देखा सेकंड स्टेज में भारत से कौन सा क्षेत्र संबंधित था? भारत का यह धारावाड़ क्षेत्र संबंधित था, जो कि कर्नाटका में स्थित है। आगे हम धारावाड़ क्रम की चट्टानें भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड स्टेज। आइए अब थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज की जो प्रमुख विशेषता रही है वह चूनेदार व बालुकामय जमाओं की रही है। चूनेदार व बालुकामय। अभी तो मिश्रित, इसके पहले सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आग्नेय ग्रेनाइट नीस कठोर चट्टानें, सेकंड स्टेज में मिश्रित कठोर और अवसादी दोनों मिली हुई। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ? चूनेदार एवं बालुकामय पत्थर जमाव। बालुकामय थोड़ा कठोर होता है और चूनेदार मुलायम होता है। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई ये थर्ड स्टेज में होती है, चूनेदार व बालुकामय जमाव। चूनेदार को कैलकेरियस बोलते हैं, CAREOUS, कैलकेरियस, और एरेनेसियस, ARENACEOUS। आप नोट भी करते रहें, अंग्रेजी में वर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। और ये किससे संबंधित हैं? अच्छा, आप लोग सिंपल अगर फोकस करें, कैलकेरियस और एरेनेसियस, ये दोनों वहीं पाए जाएंगे जहां पे जल होगा, जहां पे समुद्र होगा, जहां पे झील होगा, क्योंकि ये दोनों किससे संबंधित है? अब चूना किससे? शैवालों से, प्रवाल जो होते हैं उनसे चूना का निर्माण होता है। प्रवाल पाए कहाँ जाते हैं? सागरों या जलीय भागों में पाए जाते हैं। बालुका में अब समुद्र की लहरें धरातल से टकराती हैं, जितने कण होते हैं उनको लेकर के फिर समुद्र में चली जाती है। तो बालू का जो निर्माण होता है ऐसे ही क्षेत्रों में होता है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे जो प्रदेश या ऐसे जो स्थान रहे हैं जहां पे इनकी अधिकता रही है वो कौन से रहे हैं? आर्द्र एवं उपाद्र, आर्द्र एवं उपाद्र स्थानों से संबंधित, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, यानी जहां पे जल की अधिकता रही हो, कहने का तात्पर्य यही है। तथा अब एक और घटना घटी इस दौरान, कुडप्पा एवं विंध्यन द्रोणियों में, कुडप्पा एवं विंध्यन द्रोणी, कुडप्पा के बाद विंध्यन द्रोणी, कुडप्पा विंध्यन, ये भी एक क्रम है। धारावाड़ क्रम हमने पहले पढ़ा था सेकंड स्टेज में। अब धारावाड़ क्रम के बाद जो क्रम आता है वो कुडप्पा आता है, विंध्यन आता है। तो आर्कियन क्रम के बाद धारावाड़ क्रम, धारावाड़ करके अवसादों का जमाव कुडप्पा में हुआ, कुडप्पा के अवसादों का जमाव विंध्यन में हुआ। तो कुडप्पा एवं विंध्यन का जो द्रोणियां, द्रोणियां का मतलब होता है खाइयां, ये ऐसे। तो इसमें जो ऊंचाई वाले भाग थे, ऊंचाई वाले भाग थे, यहाँ से नदियों के द्वारा अवसादों को जमाव इसमें किया गया। बाद में ये क्या हो गए? बराबर हो गए। अब कुछ समय बाद ये ऊंचे हो जाएंगे। तो कुडप्पा एवं विंध्यन की जो अवसाद रहे हैं उनमें जमाव हुए हैं। द्रोणियों में प्राचीन भूखंड के किनारे या भीतर संग्रहित किए गए, जिनका प्रीकैम्बियन काल से उनमें उत्थापन हुआ। तो अभी तक तो ये जो कहानी चल रही है प्रीकैम्बियन महाकल्प की ही कहानी चल रही है। हमने प्रीकैम्बियन महाकल्प को कई स्टेजों में बांट दिया है। शुरुआत हमने फर्स्ट स्टेज से की
और यहाँ पर अंत लगभग थर्ड स्टेज में हो रहा है। अब ये जो द्रोणियाँ थीं, कुडप्पा और विंध्यन द्रोणियाँ, प्री कैम्ब्रियन काल में इनका उत्थापन शुरू हो गया, अर्थात धीरे धीरे इनका निर्माण प्रारंभ हो गया। कब? प्री कैम्ब्रियन महाकाल के अंत तक। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ जो स्टेज है ये काफी दूर चला आता है। ये परमी कार्बनी हिमयुग। आप पढ़ेंगे परमियन और कार्बोनी, तो कार्बोनी इसमें पहले आएगा और कार्बोनी के बाद अंत में क्या आएगा? परमियन आएगा। जब आप कैम्ब्रियन पढ़ेंगे, कैम्ब्रियन पैलियोजोइक महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प को 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविशियन, तीसरा सिल्यूरियन, चौथा डिवोनियन, पांचवा जो है कार्बोनीफेरस एंड छठा जो है परमियन। तो इस युग में जो है हिमानीकरण हुआ था। क्या हुआ था? हिमानीकरण। अब इसका जो प्रमाण है, जब आप उड़ीसा में तालचीर के पास जाएंगे तो वहां पे इसका प्रमाण आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी आधार पर बताया गया है कि परमियन और कार्बोनी हिमानीकरण हुआ। फलस्वरूप गोंडवाना शैल तंत्र का निर्माण हुआ। इसके बाद गोंडवाना शैल तंत्र, गोंडवाना शैल तंत्र, आप जब कोयला पढ़ेंगे, भारत का कोयला, तो आप पाएंगे पहला जो पॉइंट रहेगा कि भारत का लगभग 95 से 98% कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से पाया जाता है। कार्बोनीफेरस युग में जो पेड़ पौधे थे, जो भारत का स्वरूप था, वो उष्णकटिबंधीय में था, यानी बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे। फलस्वरूप गर्तों का निर्माण हुआ, भ्रंशन हुआ, तो जो वृक्ष थे वो अंदर जाकर के दब गए। अब जब अंदर दब गए तो उनसे क्या निर्मित हुआ? कोयला निर्मित हुआ, और उसी को गोंडवाना क्रम का कोयला बोला जाता है। अब यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का लगभग 95% से लेकर के 98% तक का कोयला इसी क्रम की शैलों में पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की। स्टेज में आप एक शब्द पढ़ेंगे, गोंडवाना लैंड भूखंड। यह एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। अब है यह क्या? जब आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे या प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, स्पेशली टेलर और वेगनर महोदय का जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को एक पैंजिया के रूप में माना है। किस रूप में माना है? पैंजिया के रूप में। और इसके चारों तरफ एक महासागर है, इसके चारों तरफ एक महासागर है जिसका नामकरण इन्होंने क्या किया है? पैंथालसा प्रशांत महासागर वर्तमान का। अब इनका विखंडन जो होता है कार्बोनीफेरस युग में शुरू हो जाता है। विखंडन का तात्पर्य यह है, किसका विखंडन? पैंजिया का विखंडन। अब विखंडन जब होता है तो ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग। अब ये ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाता है, अंगारा लैंड या लारेसिया, और नीचे वाला भाग जो कहलाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो नामकरण हुआ है ये भारत से ही नामकरण हुआ है। भारत का जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य है उसको पहले गोंड राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गोंड जनजाति की जो अधिकतर जनसंख्या है मध्य प्रदेश राज्य में ही पाई जाती है, तो उसी के आधार पर इसको गोंडवाना लैंड बोला गया। अब गोंडवाना लैंड, यह एक लैंड हो गया, यह एक लैंड हो गया। अब इनका भी विखंडन हुआ,
पहले तो यहाँ पे विखंडन हुआ, टेथिस भूसंहति या टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हुआ, कब हुआ? 5th स्टेज के दौरान, जो कि भारत से संबंधित है, कहा जाता है जुरासिक युग में। मेसोजोइक को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। ट्रियासिक बीत जाता है, जुरासिक आता है, जुरासिक के अंत तक गोंडवाना लैंड का भूखंडन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है क्रिटेशियस। पूरे विश्व में बड़ी मात्रा पर दरारी ज्वालामुखी का या लावा का दरारी उद्भेदन होता है। तो ये तो हमारा गोंडवाना लैंड भूखंड हो गया। इसका अलगाव होता है। अब जब अलगाव होता है तो कई भागों में होता है। पहला, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, फिर इंडिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ जो अपने स्थान पर स्थिर रहा अंटार्कटिका। ये सभी किसके भाग थे? ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। विखंडन के फलस्वरूप, विखंडन कब होता है? 5th स्टेज में होता है, जुरासिक जुरासिक शक के लास्ट में। और विखंडन होने के फलस्वरूप कितने भागों में बदल जाता है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहीं अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर भी है। इतने भागों में ये बदल जाता है। और यह सब कब की घटना है? मेसोजोइक। मेसोजोइक को बोलते हैं मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प बोलते हैं। और मेसोजोइक का ही एक इरा था, माफ कीजिएगा, इरा नहीं, शक था, जुरासिक। तो जो युग है, युग को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। युग को हमने 5 युगों में बांटा है। प्रीकैम्बियन में 2 आते हैं, आर्कियोजोइक, प्रोटोलियोजोइक। प्रीकैम्बियन एरा के बाद आता है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसके बाद आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। इसके बाद आता है सिनोजोइक। सिनोजोइक को भी 5 भागों में बांटा गया है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। इसके बाद लास्ट आता है नियोजोइक, जिसको हमने प्लिस्टोसीन और होलोसीन में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं, जुरासिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया 5th स्टेज। अब हम अपने अगले लेक्चर में 6th, 7th, 8th एंड 9th स्टेज की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।